उमा भारती, उम्र 63 साल, पहनावा भगवा, साफ गोई वैसे ही जिसके लिए पहचानी जाती हैं। इन दिनों मप्र की सड़कों पर हैं। शराबबंदी के खिलाफ नई शराब नीति में कुछ बदलाव चाहती हैं। विरोध में कभी शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक रही हैं तो कभी गोबर। भास्कर ने शराबबंदी से लेकर 2024 में चुनाव लड़ने और योगी शिवराज तक पर उमा से सवाल जवाब किए। उन्होंने बेबाकी से बात की। पढ़िए और देखिए ये इंटरव्यू। मैं 1.5 साल से शिवराज जी से कह रही थी, लेकिन किसी को बताया नहीं। सवाल, आप इन दिनों इतनी आक्रामक क्यों हैं? शराब की दुकानों पर पत्थर उछाल रही हैं, गोबर फेंक रही हैं, झंडे उतार रही हैं। आप किससे नाराज हैं? क्या आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई संदेश देना चाहती हैं? उमा, संदेश देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं। लॉकडाउन हटा तो अब में शराब दुकान पर इतने लोग जमा हो गए कि लाठीचार्ज करना पड़ा। मैंने योगी जी को कहा था कि आपके पास मौका है, जो निषिद्ध स्थानों की दुकानें हैं वो खोलिए ही मत, तो अलग से बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। यही मैं शिवराज जी को बोलने गई, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा, भैया मैं आज ऑफिस आकर बात करूंगी। मैं वल्लभ भवन गई, वरना वो घर आ जाते हैं या मैं उनके घर चली जाती हूँ। मैंने कहा कि देखिए सबसे अच्छा मौका आ गया आपके हाथ में। कोशिश करिए कम से कम शराब की दुकानें खुलें। पहले तो कोशिश करिए खुले ही न। उन्होंने कहा अच्छा है, मैं देखता हूँ। फिर बीच में मुझे सूचना मिली कि नई शराब नीति आ रही है, लेकिन आई नहीं। तो मुझे लगा कि नई शराब नीति में मेरे संशोधन ले लिए जाएंगे। जब मेरे संशोधन नहीं लिए गए तो मुझे आघात लगा, क्योंकि यहाँ लागू की गई नीति की 4-5 बातें बहुत गलत हैं। जैसे अहातों में शराब पिलाना और मजदूर की बस्ती में अहाते खोलना। हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो जब कोई अहाते में शराब पीकर निकलेगा तो गाड़ी चलाकर ही घर जाएगा। तो हम स्वयं अपराध कर रहे हैं। मप्र में एक आदमी 11 बोतलें घर ले जा सकता है। देसी में विदेशी और विदेशी में देसी बिकने लगी। अहाते भी हैं तो शराब की दुकानों की संख्या सीधे 18,000 पर पहुंच गई। सवाल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप शराबबंदी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मप्र की शराब नीति ठीक नहीं है। आप जो चाहती हैं उसमें आपको सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उमा, ऐसा नहीं है कि मैं शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा बस चले तो मैं पूर्ण शराबबंदी ही कर दूं, लेकिन मुझे इसके डिस्क्वालिफिकेशन समझाए गए हैं। हम हरियाणा आंध्र में फेल हुए, गुजरात बिहार में बैन है। मेरा ये कहना है कि बिहार की आबादी मप्र से ज्यादा है। गरीबी रेखा के नीचे हमसे ज्यादा लोग हैं। राजस्व की उनको ज्यादा कमी है, फिर भी उन्होंने हिम्मत की। मप्र के लिए मैंने कहा कि कम से कम महिलाओं की इतनी इज्जत तो रख लो कि बाजार में चल रहे अहाते बंद हो जाएं। सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आक्रामकता है उसके कोई सियासी मायने नहीं है? उमा, ये पूरी तरह से सामाजिक है। 1996 में एक वक्त ऐसा आया था कि बीजेपी भी मंदिर आंदोलन से पीछे हट गई थी, लेकिन मैं नहीं हटी। जब अयोध्या में अशोक सिंघल और रामचंद्र दास परमहंस जी अनशन पर बैठ गए तो मैं भी अयोध्या गई थी। मुझे अटल जी ने नहीं रोका। मैंने कहा, आप चाहें तो मेरा इस्तीफा ले सकते हैं। उन्होंने कहा, न जाओ, ये तुम्हारी निजी आस्था का विषय है। शराब भी मेरे लिए सामाजिक विषय है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शराब के खिलाफ हूँ। सवाल, मप्र में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसमें सरकार ने ओबीसी आरक्षण भी लागू कर दिया है। आप ओबीसी आरक्षण को आप किस नजरिए से देखती हैं और पंचायत चुनाव का रिजल्ट 2023 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा? उमा, 1996 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तब महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रस्ताव आया था, जिसके विरोध में सबसे पहले मैं ही खड़ी हुई थी। बाद में इसे वापस लिया गया। मैं तो हमेशा से आरक्षण की पक्षधर रही हूँ। मेरे मन में तो यहाँ तक है कि सरकारी नौकरियों की तरह प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो, और इसमें गरीब तबके के सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिले। सवाल, पंचायत चुनाव पर इसका क्या असर होगा? उमा, कांग्रेस मप्र में खत्म हो चुकी है। उन्होंने सुसाइड किया है। उनके पास एक हीरा ज्योतिरादित्य जी थे। उन्होंने ग्वालियर में हमारा यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। हमें सिर्फ 2 विधानसभा सीटें मिली थीं। उनको इतना अपमानित किया और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने इतनी हंसी उड़ाई कि उनके पास अपनी अस्मिता को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज कांग्रेस के पास कोई कैंपेनर तक नहीं है। कमलनाथ जी ज्यादा मेहनत कर नहीं पाते। दिग्विजय सिंह जी जहां जाते हैं वहां वोट कम हो जाते हैं। सवाल, मप्र में अगले साल चुनाव हैं। यहाँ की सियासत की बात आती है तो कहीं न कहीं नजरें आप पर टिकती हैं। जैसा आपने कहा कि मैंने सियासत से ब्रेक लिया है, तो क्या ये ब्रेक खत्म हो गया और 2023 में आपकी इच्छा है कि मप्र से ही सियासत में आएं, चुनाव लड़ें? उमा, सियासत सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं होती, बिना के भी मेरी राजनीति चल ही रही है। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। 2023 में मेरी तरफ से एमपी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकेगा वो करूंगी। सवाल,
2024 के चुनाव से अगर हम जोड़कर देखें तो आप लोकसभा चुनाव एमपी से लड़ना चाहती हैं या अब से? उमा, ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए कि क्या आप उमा भारती को 2024 का चुनाव लड़ाएंगे, और लड़ाएंगे तो कहां से लड़ाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही इस सवाल का जवाब देने की अथॉरिटी है। सवाल, आपकी कोई इच्छा? उमा, मैं अब एमपी और उत्तराखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। उत्तराखंड मेरा पसंदीदा राज्य है और जोधपुर मेरा पसंदीदा शहर है। सवाल, गंगा सफाई आपका बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। अभी गंगा सफाई की स्थिति क्या है, और क्या सियासी तौर पर गंगा को लेकर जो सरोकार हैं, वो सामाजिक से ज्यादा सियासी संदेश देने को लेकर हैं, खासतौर से गंगा सफाई की सफाई पर? उमा, गंगा का अभियान तो सालों से चल रहा है। गंगा किनारे सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फर्टिलाइजर से जो केमिकल आए उनसे गंगा गंदी हुई। मोदी जी ने इसमें सुधार किया है। जब गंगा की मंत्री बनी तो अविरलता पर हमारे मतभेद थे, क्योंकि मेरा कहना था कि 7 आईआईटी के कंसोर्टियम ने जो रिकमेंड किया है उसी के मुताबिक पानी छोड़िए। इससे जो पावर प्रोजेक्ट बंद होंगे, उससे जो क्षति होगी, उसकी भरपाई हम राज्य को केंद्र से करेंगे। मैंने कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया था कि गंगा पर पावर प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, जबकि यह तय हुआ था कि हम ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर शपथ पत्र देंगे। अब मेरे शपथ पत्र देने से वो कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गई। उसे बदलना मतलब फिर नई समस्या खड़ी करना, इसलिए मेरा विभाग बदल दिया गया। हालांकि गंगा के बारे में अब साइंटिस्ट की रिपोर्ट आ गई है कि गंगा की वाटर क्वालिटी में सुधार हो गया, क्योंकि कुछ एसटीपी फंक्शनल हो गए। सवाल, यमुना भी बहुत मैली है, उसकी कोई बात नहीं होती। क्या गंगा की बात इसीलिए होती है कि उसके धार्मिक और सियासी मायने बड़े हैं? उमा, ऐसा नहीं है। गंगा यानी गंगा और यमुना सिर्फ बोलने में गंगा कहा जाता है, योजना दोनों के लिए बनी है। सवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना गलत है। क्या आप इस राय से सहमत हैं? उमा, इस्लाम के मूल तत्व में जिहाद का कॉन्सेप्ट है। दूसरे धर्म के अस्तित्व को वो लगभग नहीं मानते। जैसे ईसाई हैं तो वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को इग्नोरेंट मानते हैं और उसको नॉलेज प्रदान करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। काफिर का कॉन्सेप्ट भी है। इन सब कारणों से आक्रमणकारियों ने बहुत मंदिर तोड़े। इस हिसाब से भागवत जी का कहना सही है, क्योंकि इसका तो अंत ही नहीं होगा। लेकिन 1991 में जब अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए विधेयक आया था, तब अयोध्या का मामला कोर्ट में था। विधेयक में यह था कि अयोध्या को छोड़कर बाकी को 1947 की स्थिति में रखा जाए। वो चीज मथुरा, काशी पर लागू नहीं हो रही है। मैं उस विधेयक पर पार्टी की पहली प्रवक्ता बनाई गई थी और मैंने 1991 में ही कहा था कि अयोध्या के साथ इसमें काशी मथुरा को भी जोड़ लो, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या में जो मस्जिदें हैं वो मुसलमानों की सामान्य मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदुओं के आस्था के वैसे ही स्थान हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। इसलिए इनको सामान्य स्थान माना तो शांति हो जाएगी। नहीं, ये तो यह किसी दिन फिर अपना सिर उठाएंगे। और देखिए वही हो रहा है। बाकी मोहन भागवत जी ने जो कहा हम लोग तो उस पर टिप्पणी नहीं करते। संघ प्रमुख को हम भगवान की जगह देखते हैं। सवे की रिपोर्ट कोर्ट के पास है, वो फैसला सुनाएंगे। मेरी इच्छा वहां मंदिर बनता देखने की है। सवाल, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अति धार्मिकता या अति राष्ट्रवाद समाज में विरोध के स्वर पैदा करता है? उमा, नहीं। अतिराष्ट्रवाद क्या है? अतिराष्ट्रवाद है कि आप इच्छा रखें कि पीओक हमारा होगा। मैंने पढ़ा जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। ये क्यों निकला? क्योंकि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा लगा। तो अतिवादी जो होते हैं वो सब जगह होते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को उदार होना होगा। इस्लाम को भी रिफॉर्मेटिव होना पड़ेगा। नहीं तो वो कहेंगे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो यहाँ भी एलिमेंट तैयार होने लग जाएंगे कि हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। इसलिए हमें खराब चीजों की खुलकर निंदा करनी चाहिए। नुपुर शर्मा पर पार्टी ने सही कार्रवाई की, क्योंकि उनका बयान पार्टी की नीति के खिलाफ था। नुपुर पर फ दर्ज है। वो दबंग हैं, शेरनी हैं। उनके पुतले को फांसी लगा रहे हैं, उनके फोटो को जूतों से रौंद रहे हैं। ओवैसी को तुरंत इसकी निंदा करनी चाहिए थी। सारे मुस्लिम नेताओं को निंदा करनी चाहिए थी कि यह इस्लाम की तहजीब के खिलाफ है। इन्हीं कृत्यों से फिर ऐसे नारे निकलते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के काम के दायरे को आप कैसे देखती हैं? उमा, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। मप्र में हम 2003 से सत्ता में हैं। अब में 6 साल भी पूरे नहीं हुए। मप्र शांतिपूर्ण राज्य रहा है। यहाँ डिसेंट पॉलिटिक्स हुई। यहाँ शिवराज जी के सामने इतना ही चैलेंज था कि वायदों को अच्छे से पूरा करें और सरकार की निरंतरता बनाए रखें। इसमें उनका रोल बहुत बड़ा रहा और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सरकार चलाई। योगी को ऐसी स्थिति का सामना करना है कि प्रशासन ही सपा बसपा में बंट गया था। कांग्रेस, बीजेपी का तो राज्य में अस्तित्व ही खत्म हो गया था। वहां पर लोगों में राजनीतिक शुचिता भी नहीं थी।
उस कल्चर को ठीक करना बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बुलडोजर चलाना भी जरूरी था। सवाल, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान में आपका पसंदीदा कौन है? उमा, ऐसा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। सवाल, क्या मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का दर्द आपको आज भी है? उमा, मुझे हटाया नहीं गया था, बल्कि मैंने इस्तीफा दिया था। फिर कभी सीएम बनना भी नहीं चाहा। मुझे रोकने के लिए तो विधायक ट्रेन के सामने लेट गए थे। सवाल, एमपी में सरकार लाने में आपका संघर्ष था और फिर आप कह रही हैं कि मैंने तो अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया? उमा, मैं यह कह नहीं रही हूं, ये तो फैक्ट है। सवाल, तो वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें आपको इस्तीफा देना पड़ा? उमा, तिरंगे के कारण रिजाइन किया। तिरंगे की शान मुझे बड़ी लगी। हम तो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। सवाल, आप शराबबंदी को लेकर विरोध की आवाजें उठाती रहीं। आप खुद सीएम रहीं तब आपने क्या किया? नई पॉलिसी में कौन से बदलाव देखना चाहती हैं? उमा, मैंने माफियाओं की कमर तोड़ी दी थी। शिवराज जी से भी पूर्ण बैन की मांग नहीं कर रही, लेकिन संशोधित नीति लागू करने में क्या दिक्कत है? हमारी नीति होनी चाहिए कि कैसे कम से कम शराब लोग पिएं। हमने नीति अपना ली है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पिएं। जब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता मेरी बात से सहमत हैं तो मैं समझ नहीं पा रही कि शिवराज जी सहमत क्यों नहीं हो रहे। ये सवाल आपको शिवराज जी से ही पूछना चाहिए।